हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में एट्रोफी, सेलुलर एडॉप्टेशन, टाइप ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन, एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। एग्जाम के अलावा इसमें जो गवर्नमेंट जॉब से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लिनिकली भी बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब भी हम ए ट्रॉफी की बात करेंगे, ए ट्रॉफी की जब भी हम बात करेंगे, डेफिनेशन होगा रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल ऑफ ऑर्गन। जब कभी भी आप बात करेंगे ए ट्रॉफी, इसका मतलब है आपके शरीर में, आपके बॉडी में सेल की संख्या कम हो रही है, नंबर्स कम हो रहे हैं और सेल का साइज भी कम हो रहा है। जब सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों आपको एक साथ कम मिलता है, रिडक्शन होता है दोनों का, कॉल्ड एट्रोफी। नंबर और साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल्स। पेरेन्काइमल सेल्स हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं बेसिक, एक होती है पेरेन्काइमल सेल्स, एक होती है स्ट्रोमल सेल्स। इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि जो पेरेन्काइमल सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की हर ऑर्गन में स्पेसिफिक फंक्शन करने वाली सेल्स को हम पेरेन्काइमल सेल्स बोलते हैं। जैसे किडनी का काम कर रहा है नेफ्रॉन, तो उसकी पेरेन्काइमल सेल्स कौन होगी? नेफ्रॉन। ब्रेन की मेन सेल न्यूरॉन, तो ब्रेन की मेन सेल कौन हो गई? पेरेन्काइमल सेल्स कौन हो गई? आपकी न्यूरॉन हो गई। ठीक है, तो जब पेरेन्काइमल से मतलब ऑर्गन की जो मेन फंक्शनिंग सेल है, उनका साइज उनका साइज और उनका नंबर दोनों रिडक्शन होता है, कॉल्ड क्या कहलाता है? एट्रोफी। तो रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पेरेन्काइमल सेल कॉल्ड एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी आपको कहना है ऐसे। ठीक है, या आपको कभी दिखता है कि भैया साइज भी कम हो रहा है ऑर्गन का, ऑर्गन का साइज छोटा हो रहा है, मतलब वहाँ संख्या भी कम हो रही, साइज छोटा, सेल का साइज भी छोटा हो रहा है, तो क्या हो रहा है? एट्रोफी हो रहा है। ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में कितना जरूरी है आपको, यदि आपको कोई ऐसा पार्ट दिखता है जो रिड्यूस हो गया है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, वो आपका एट्रोफी की ओर जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। जो आपकी एट्रोफी है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी भी होती है और पैथोलॉजिकल एट्रोफी भी होता है। ठीक है, तो सेल का साइज और नंबर फिजियोलॉजिकली भी कम होता है और पैथोलॉजिकली भी कम होता है। फिजियोलॉजिकली भी कम होता है, पैथोलॉजिकली भी कम होता है। फिजियोलॉजिकली कम होगा तो हम बोलेंगे उसे फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, पैथोलॉजिकल कम होगा तो हम उसे बोलेंगे पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो अब फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कौन कौन सी होती है, बिल्कुल आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत जरूरी होता है। एट्रोफी अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। यदि हम फिजियोलॉजिकल की बात करेंगे, एजिंग बुढ़ापा, जैसे जैसे आपकी एज निकलती जाती है, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, तो आपकी बॉडी में, आपके जो बॉडी की जो सेल है, उनकी संख्या और उनका साइज धीरे धीरे कम होते जाता है। ये एजिंग बुढ़ापे की एक नॉर्मल प्रोसेस है। हर किसी ह्यूमन में, हर ह्यूमन बॉडी में ये होनी है। 50 साल के बाद, 60, 70, 80, आप जितने साल जीते हैं, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी की सेलों की संख्या और जो उनका साइज है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाता है। तो जो एट्रोफी, यदि हम फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बात करेंगे, तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन सम टिश्यूज। ठीक है, ड्यू टू एंडोक्राइनल स्टिमुल, लॉस ऑफ एंडोक्राइनल स्टिमुलाई, लॉस ऑफ एंडोक्राइनल स्टिमुलाई, या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या बोल रहा है? फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या है? नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग है, जिसमें आपका जो कुछ टिश्यू होते हैं जिनका साइज और मतलब उसमें सेलों का साइज और सेलों की संख्या दोनों कम होती है। क्यों कम होती है, मतलब एजिंग की बात करें, ये बुढ़ापे में क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि लॉस ऑफ एंडोक्राइनल स्टिमुलाई, जो हमारी बॉडी में, एंडोक्राइन मतलब होता है ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, हम उसे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लिक्विड मतलब और कुछ प्रोड्यूस करती है, हार्मोन्स नहीं करती हैं लेकिन दूसरा कुछ सिक्रेशन करती हैं, हम उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब जो भी ग्लैंड हार्मोन निकालेगी वो एंडोक्राइन कहलाएगी। तो जब भी बॉडी में एंडोक्राइनल ग्लैंड का फंक्शन
कम हो जाता है, लॉस होता है, स्टिमुलाई कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज। तो उस कारण से क्या होता है, सेल आपका साइज, सेल का नंबर कम होने लगता है। और सेकंड है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वो होती है जब आपकी बॉडी की, मान लेते हैं ब्लड वेसल्स की बात, आर्टरी में, आर्टरी मतलब आर्टरी से मतलब है, जब आपकी आर्टरी है उस आर्टरी में आपके यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, ऐसी एंडोथेलियल सेल्स होती है अंदर, और वहाँ पर इस एंडोथेलियल सेल्स में या इस आर्टरी की अंदर वाली लेयर में यहाँ पर हो जाए डिपोजिशन ऑफ फैट, ऐसा फैट जमा हो जाए। तो डिपोजिशन ऑफ फैट जब हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट जमा हो जाएगा, तो दो चीज होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट, एंड सेकंड मिलता है हमें हार्डनिंग ऑफ वॉल। ये वाली वॉल कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो जब भी हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करें या एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो गया, आपकी ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन दोनों आ गई, लेकिन हमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करें मतलब ओनली आर्टरी की बात करेंगे, तो उसमें डिपोजिशन ऑफ फैट विथ हार्डनिंग ऑफ वॉल हो जाता है। जैसे डिपोजिशन ऑफ फैट हार्डनिंग वॉल होता है, इसका जो डायमीटर है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यदि आपकी इस साइज में होगी, नॉर्मल साइज में होगी, तो ज्यादा डायमीटर होगा, ज्यादा डायमीटर होगा तो ज्यादा ब्लड जाएगा, मतलब नॉर्मल ब्लड जाएगा। लेकिन डायमीटर कम हो गया है तो यहाँ से ब्लड कम पहुंचेगा, तो यहाँ सेल को क्या मिलेगा, ब्लड कम मिलेगा। सेल को ब्लड कम मिलेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, उसको डेवलप करने, ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इस कारण से, इस कारण से क्या होता है, आपकी फिजियोलॉजिकल एट्रोफी हो सकती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होना बहुत कॉमन होता है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट हो ही जाता है, जिससे ब्लड की जो सप्लाई है सेल को कम होने लगती है। ब्लड की सप्लाई कम होगी मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कम जाएंगे, साथ में ऑक्सीजन कम जाएगा, और दोनों चीज कम जाएगी तो फाइनली सेल का साइज, नई सेल बन नहीं पाएगी तो संख्या कम हो जाएंगी, और वो जो नॉर्मल साइज को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए आपको न्यूट्रिएंट वो नहीं मिल पाएंगे, तो सेल का साइज भी कैसा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। ठीक है, तो ओल्ड एज में मिलता है। तो हम इसमें देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज। कुछ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जिसकी एट्रोफी हो जाती है फिजियोलॉजिकली। ठीक है, जैसे लिम्फोइड टिश्यू, जो एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में कुछ जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनके एज के अनुसार ऑटोमेटिकली एट्रोफी हो जाती है। इसके अलावा अपेंडिक्स, आपने नाम सुना है अपेंडिक्स, एंड एक थाइमस ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पर, थाइमस ग्लैंड होती है, और वो स्पेसिफिक ग्लैंड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर की टी सेल को क्या करती है, मतलब टी सेल को जो है, जो भी टी सेल का जो फंक्शन होता है एडल्ट लाइफ में, या जो टी सेल जो भी फंक्शन करना सीखती है, उसका स्कूल होता है कौन, थाइमस। थाइमस ग्लैंड एक स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जो हमारी टी सेल जो होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स को स्कूलिंग देती हैं, या टी लिम्फोसाइट को सिखाती हैं कि भाई आपको ऐसे काम करना है। और जो भी टी लिम्फोस, मतलब जो टी लिम्फोसाइट होती है, जो टी सेल होती है, वो हर टी लिम्फोसाइट, हर टी सेल इस थाइमस स्कूल में जाती है और अपनी स्टडी पूरी करती है। और यदि उसमें स्टडी प्रॉपरली पूरी करेगी तो आपका जो लाइफ लॉन्ग जो आपका इम्यून सिस्टम है बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, और ये कुछ सालों में, छोटे बचपन में ही होती है, और करीब करीब 5 साल के बाद ये कैसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली इसका फंक्शन, मतलब ये डिसअपियर, मतलब एक प्रकार से ये नॉन एक्टिंग हो जाती है। ये कैसी हो जाती है, नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, नॉन एक्टिंग होती है। सिर्फ लगभग 5 साल तक ये काम करती है वाली ग्लैंड, और ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो स्कूलिंग देती है, सिखाती है टी सेल्स को। ठीक है, तो ये नॉर्मली फिजियोलॉजिकल होता है। आगे बात करेंगे एट्रोफी ऑफ गोनेट्स। ठीक है, यदि आपने फिजियोलॉजी पढ़ा हो, थाइमस 5 साल में, 5 साल के बाद नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उसमें फिजियोलॉजिकल नहीं मिल रही, मतलब वो सेल कैसी हुई, वो जो ग्लैंड कैसी हो गई, श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि वहाँ साइज और उसके नंबर खत्म हो गए हैं, मतलब एट्रॉफी हो गई है। ये फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी है, एट्रॉफी हो गई थाइमस ग्लैंड, जिससे बॉडी में हमारा कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, वो एट्रॉफी है। आगे बात करेंगे एट्रॉफी ऑफ गोनेड। गोनेड मतलब होता है ओवरी की बात करते हैं, ओवरी की बात करते हैं। तो मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज के बाद फीमेल में, मीनोपॉज के बाद, मतलब मीनोपॉज कब होता है, 45 से 55 की एज में होता है। जब उनकी ब्लीडिंग बंद होती है तो उन्हें हम बोलते हैं, हर फीमेल में मीनोपॉज आता है 45 से 55 के बीच में।
और मीनोपॉज जो है उसमें ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ब्लीडिंग इसलिए बंद होती है क्योंकि जो उनकी ओवरी होती है वो क्या उसमें क्या हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है, मतलब ओवरी का जो साइज है छोटा हो जाता है या ओवरी नॉन फंक्शनिंग हो जाती है क्योंकि उसका साइज, ओवरी के साइज का, ओवरी की जो सेल है उनका साइज और नंबर कम होता है, नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। तो ये हमको मीनोपॉज के बाद मिलता है। मीनोपॉज का यदि हमको ओवरी सोनोग्राफी कराते हैं और ओवरी हमको बिल्कुल छोटी मिलती है तो डरना नहीं है, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। एट्रोफी होना ही है क्योंकि वहां से हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते। इसी प्रकार मेल में भी होता है, करीब जो मेल का भी मीनोपॉज आता है उसको एंड्रोपॉज हम बोलते हैं। मीनोपॉज ना बोल के इसको मेल मेनोपॉज बोलेंगे या एंड्रोपॉज बोलते हैं। उनकी भी जो मेल में भी जो टेस्टिस होती हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन करती हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, तो उनका भी जब एंड्रोपॉज होता है मतलब 50 55 60 साल के बाद उनका भी एंड्रोपॉज आता है, मेल में भी आता है और उनके टेस्टिस भी कैसे होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होने लगती है और ऑटोमेटिकली उनकी टेस्टिस श्रिंक होने लगते हैं, एट्रोफी मिलने लगती है। यदि आपको एट्रोफी मिल रही है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 70 साल की एज में कोई पेशेंट आ रहा है उसकी एट्रोफी है टेस्टिस की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल होता है। लेकिन यदि यही हमको एडल्ट एज में मिल जाए 20 साल 25 तो प्रॉब्लम वाली बात होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे एट्रोफी ऑफ ब्रेन। ब्रेन में भी हमको एट्रोफी मिलने लगता है, क्यों? आर्टीरियोस्क्लोरोसिस होती है जिस कारण हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब ब्रेन को भी उतना प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जाता है, वहाँ की सेल के साइज और नंबर कम होने लगते हैं। तो जब कभी यदि आप सोनोग्राफी में देखते हैं किसी का टेस्टिस श्रिंक हो गया है ओल्ड एज में, एंड्रोपॉज के बाद 55-60 साल के बाद, तो फिजियोलॉजिकल है। 45 साल के बाद यदि ओवरी श्रिंक हो रही है, छोटी दिख रही है तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। ब्रेन जो है आपको 70 साल में छोटा हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। ठीक है, थाइमस आपको नहीं मिल रही है तो ये फिजियोलॉजिकल एट्रोफी है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल एट्रोफी। पैथोलॉजिकल एट्रोफी में क्या आता है, पहले हम देखते हैं स्टारवेशन एट्रोफी। स्टारवेशन एट्रोफी, स्टारवेशन एट्रोफी जो है कुछ स्पेसिफिक डिजीज में हमको मिलती है। डिजीज का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड क्रोनिक इलनेस। कोई भी आपको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है उसे हम क्रोनिक इलनेस बोल देंगे। कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस, इन तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज में हमको स्टारवेशनल एट्रोफी मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे कैंसर हो चाहे क्रोनिक इलनेस है, इसमें आपका जो डाइट होता है, जो बैलेंस डाइट होता है वो बॉडी में नहीं जाता है। बैलेंस डाइट लंबे समय तक बॉडी में नहीं जाता है। जब बैलेंस डाइट लंबे समय तक बॉडी में नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी का जो मेन एनर्जी का सोर्स है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है, वो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी की एवरी सेल लगातार काम करती रहती है, लगातार काम करती हैं, लगातार एनर्जी की डिमांड होती है। लगातार एनर्जी बनानी तो मुझे उनको शुगर मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चाहिए क्योंकि एवरी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस शुगर का या ग्लूकोज का यूज करके एटीपी बनाता है। ठीक है, तो हमें वो चाहिए होता है। लेकिन जब किसी को क्रोनिक इलनेस होती है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, कैंसर होता है तो उस कंडीशन में वो लगातार खाना नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी की जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने वाला जो शुगर है या ग्लूकोज है या जो न्यूट्रिएंट है वो सप्लाई नहीं होगा। वो सप्लाई नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, दूसरे तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और दूसरे तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में वो क्या करेगी, पहले तो जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट उसको यूज करेगी। जब वो नहीं बचेगा तो क्या करेगी, जितना हमारी बॉडी में स्टोर फैट है, जितना भी स्टोर फैट है उसको तोड़ के एनर्जी बनाने लगेगी। तो आपको बता दूं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैल एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैल मिलती है और 1 ग्राम फैट से आपको 9 किलो कैल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जैसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा, वो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा बॉडी में जितना भी स्टोर वाला फैट है वो टूटने लगेगा और जब वो भी खत्म हो जाएगा तो फिर फाइनली क्या मिलेगा हमारी बॉडी में, प्रोटीन टूटने लगेगा और प्रोटीन टूट के हमारी बॉडी में फिर क्या होगा, एनर्जी बनने लगेगी। और ये जब जब हमारी बॉडी फैट को तोड़ने लगती है, जब हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ के एनर्जी बनाने लगती है, इसका मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी किस कंडीशन में, स्टारवेशन में, मतलब भूखमरी में, मीन्स उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इन डिजीज़ों में इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है और इस कारण से आपकी बॉडी के अंदर के जो
ऑर्गन है या बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका साइज और नंबर कम होने लगता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशनल एट्रोफी। ठीक है ना। भूखमरी के कारण, आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना लेने के कारण आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, एट्रोफी हो रही है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा। न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो आपकी सेल जो है वो टूटने लगेगी, मतलब सेल ऑटोमेटिकली, उनके साइज ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। लेकिन इस सब स्टारवेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम पैथोलॉजिकल बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड क्रोनिक। तो ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और क्रोनिक इलनेस में यदि हमको एट्रोफी में हम लोग देखेंगे आगे, प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर एट्रोफी क्या होती है? प्रेशर एट्रोफी मतलब प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर। जब कभी किसी पार्ट में, बॉडी के कोई भी पार्ट में लंबे समय से प्रेशर वहां रहेगा, लंबे समय से प्रेशर रहेगा, तो वहां पर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस होंगी। ब्लड वेसल्स कंप्रेस होंगी तो ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, न्यूट्रिएंट कम जाएंगे, और उस एरिया की जो सेल हैं उनकी जो डिमांड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, जिस कारण से उस एरिया के जो टिश्यू के जो सेल हैं उनका साइज भी कम होगा और उनकी संख्या भी कम होगी। इसे हम बोलते हैं प्रेशर एट्रोफी। तो प्रेशर एट्रोफी में बहुत कॉमन होता है बेनाइन ट्यूमर। यदि बॉडी के अंदर कोई बेनाइन ट्यूमर हो गया है और वो ट्यूमर मतलब नॉन डेंजरस ट्यूमर हो गया है या गार्ड बन गई है जो आजू बाजू के एरिया की ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करती, नर्व को कंप्रेस करती, जिस कारण से वहाँ की जो सप्लाई है या फंक्शन डिस्टर्ब होती है, नंबर और साइज दोनों सेल का कम होने लगता है। ऐसी बॉडी के अंदर कोई सिस्ट बन जाए तब हम बात करेंगे। अगला है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब होता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं, लेकिन किसी कारण से परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है इसमें, ऐसी आपकी ब्लड वेसल्स हो जाए, ये ऐसी हो जाए, तो इस कारण से डायलिटेशन के कारण क्या हो रहा है, इधर इस एरिया के जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा, उस एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, टिश्यू कंप्रेस होगा, नंबर और साइज ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे। तो ड्यू टू प्रेशर, बॉडी के किसी भी पार्ट में ड्यू टू प्रेशर उस सेल के नंबर साइज कम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिएंट कम जा रहा है, ऑक्सीजन कम जा रहा है, नर्व सप्लाई ब्रेक हो रही है, तो इस कारण से होता है। तो कॉमनली हमको मिलता है बेनाइन ट्यूमर में, सिस्ट में, एन्यूरिज्म में हमको मिलता है। ठीक है। तो ये प्रेशर एट्रोफी होती है इस कारण से। ठीक है। मे कॉज कंप्रेशन एट्रोफी ऑफ टिश्यू। ठीक है। इसमें कॉमन आता है इरोजन ऑफ स्पाइन बाय ट्यूमर इन नर्व रूट। ठीक है। यदि स्पाइनल कॉर्ड में यदि कहीं पर ट्यूमर हो गया, नर्व रूट के पास ट्यूमर हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसके लिए, प्रेशर एट्रोफी के लिए। ठीक है। और इसके अलावा बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो गए तो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है इडियोपैथिक एट्रोफी। सबसे लास्ट टाइप है इडियोपैथिक एट्रोफी। इडियोपैथिक एट्रोफी मायोपैथीज इन टेस्टिकुलर एट्रोफी। इडियोपैथिक मतलब अननोन कॉज, कॉज एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन तब भी हमें वहां क्या मिल रहा है, एट्रोफी मिल रही है, नंबर ऑफ सेल कम हो रही है, साइज ऑफ सेल कम हो रहा है, एट्रोफी मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इडियोपैथिक। कॉज पता नहीं चल पा रहा है, जितने में अपन ने कॉज देखे वो कॉज पता नहीं चल पा रहा है, तब भी वहां पर नंबर और साइज कम हो रहे, तो हम उससे बोलेंगे इडियोपैथिक एट्रोफी। इसमें हमको मिलती है मायोपैथीज मतलब मसल्स एट्रोफी एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी हमको मिलती है। ठीक है। जब भी आपकी एट्रोफी होगी तो वहां हमको पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या मिलेंगे, आपको बताया मैंने, कोई भी पैथोलॉजी कोई भी टॉपिक, उसमें आप यदि पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं लिखेंगे उसके बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा और एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पैथोलॉजी चेंज हमको मिलेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि नंबर एंड साइज दोनों कम हो रहे हैं। ठीक है। शंकन, सुकड़ जाएगा, वो ऑर्गन कैसा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। तीसरा, सेल स्मॉलर इन साइज, जो सेल है साइज स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने भी अदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी कैसे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, और वो भी हेल्प करते हैं साइज को कम करने में। ठीक है। नॉट डेड सेल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ए ट्रॉफी में हमको डेड सेल्स नहीं मिलेंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए ट्रॉफी होगी वहां हमको डेड सेल्स नहीं मिलेगी, वहां हमको सिर्फ सेल का साइज कम होगा और सेल का
नंबर कम मिलेगा, डेड सेल्स नहीं मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनेंगे, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स हमको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो सेल जो भी ऑर्गन है वहाँ का जो सेल साइज स्मॉल होगा, सुकर श्रंकन हो जाएगा, सेल का स्मॉलर साइज क्योंकि इसमें ऑर्गेनल्स भी के साइज भी कम हो रहे हैं, नॉट डेड सेल्स, वहाँ डेड सेल्स हमको नहीं मिलेंगी, एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स हमको वहाँ मिलेंगे। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, एट्रॉफी का, जो आपको पता होना चाहिए विथ टाइप एंड विथ आपके जो है पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बहुत जरूरी होता है कहाँ पर पैथोलॉजिकल एट्रॉफी है, कहाँ पर फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी है, आपको समझना पड़ेगा। यदि फिजियोलॉजिकल एट्रॉफी है तो उसके लिए कोई मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि पैथोलॉजिकल एट्रॉफी है तो आपको कॉज को रिमूव करेंगे, रिवर्सिबल होता है, सेल बिल्कुल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आपको यदि पहले से पता होगा कि जो वेराइटी है एट्रॉफी है लेकिन पैथोलॉजिकल एट्रॉफी में है, तो आप कॉन्फिडेंस से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उसको बोल पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम है, इसको अपन कॉज को दूर करके इसको अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ट्रीटमेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको फायदा मिलेगा यदि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट आता है तो।